सो लेट अस सी, अब ये पुलिस वाले क्वेश्चन थोड़े से हम देखते हैं बेटा। देखो तो ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें हमें कुछ ज़्यादा करने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जो हम टेक्निक डेवलप कर रहे हैं उसके लिए पहले हम एक दो इजी क्वेश्चन से रिलेट करेंगे, ठीक है। इसमें तो हमें ऑलरेडी मालूम है ना, दोनों ए और बी ब्लॉक की एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड सेम आएंगे, ठीक है। सो लेट ए बी दी मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ, ठीक है, बोथ दी ब्लॉक्स। सो वी ऑलरेडी नो फ्रॉम दिस डायग्राम, ठीक है, दैट दे विल बी सेम। बट आप देखो, जब तक आपको ये सिस्टम्स पता ही नहीं थे तब हम आपको ये बोलते कि इन दोनों की एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड सेम आएंगे, तो आपको ये भी अनफेमिलियर लगता। तो अभी जो चीज़ें अनफेमिलियर लगती हैं वो भी फेमिलियर लगने लग जाएंगी। सो यू ऑल हैव टू स्टडी, लेट ए बी दी मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ बोथ दी ब्लॉक्स, ठीक है, बिकॉज हमें मालूम ही है पहले से कि दोनों ब्लॉक्स की एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम आएगा। क्यों मालूम है? क्योंकि हमें मालूम है कि अगर हम इसको एक काइंड ऑफ ओरिजिन मान के हम इसको x बोलते हैं, नहीं इसको x बोलते हैं, तो देन x कैन बी रिगार्डेड एज पोजीशन कोऑर्डिनेट ऑफ a, ठीक है। एंड अगर हम यहीं से इस लेंथ को इग्नोर कर दें अभी फॉर द टाइम बीइंग और यहीं से लेंथ ले लें, तो देन दिस कैन बी ट्रीटेड एज अ सॉर्ट ऑफ अ पोजीशन कोऑर्डिनेट ऑफ b। अब ये जितना भी एंगल है, अगर ये क्वाड्रेंट है, ठीक है, तो देन ये जो भी लेंथ है तो स्ट्रिंग की कांस्टेंट ही है, ठीक है, जो इसके ऊपर बाउंड है पुली के ऊपर। तो हम इसमें सिंपल टर्म्स में ऐसे बोल सकते हैं दैट x, इसको हमने क्या ले लिया, लेट अस से दिस इज y, इस लेंथ की जो भी वैल्यू है l, नहीं ये जो लेंथ ऑफ दी, यहाँ से यहाँ तक तो आ जाएगा x, और यहाँ से यहाँ तक आ गया y, और ये कुछ लेंथ l बाउंड है कि नहीं। अब जब ये ब्लॉक्स मूव करेंगे, ये जो लेंथ यहाँ पे बाउंड है वो तो चेंज होने से रही, चाहे स्ट्रिंग कहीं कोई भी पार्ट आ जाए स्ट्रिंग का, तो वो तो उतनी ही रहेगी। अंडरस्टूड? तो x plus y plus this length l is a constant because the total length of the string has to remain constant. This is the total length of the string from here to here. As this system moves, obviously under gravity, ठीक है, and obviously under other forces which are acting, तो इस केस में फ्रिक्शन तो हम एब्सेंट ही मान रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ही तो हमने कांस्टेंट की है, और आप चाहें तो इसको c में से l को सब्ट्रैक्ट करके c माइनस एल को k लिख के और ऐसे भी लिख सकते हो कि नहीं। और फिर अगर आप इसका डेरिवेटिव लेते हो तो dx बाई डी टी प्लस डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, बिकॉज k इज़ अ कांस्टेंट, ठीक है, बिकॉज c इज अ कांस्टेंट, l इज अ कांस्टेंट, c माइनस एल इज इक्वल टू k इज अ कांस्टेंट। तो हमारे पास ये आ जाएगा। नाउ व्हाट डज दैट मीन? तो इसका मतलब ये निकलेगा कि इन दोनों की जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटीज़ हैं वो सेम आ जाएंगे। x इज डिक्रीजिंग विद टाइम व्हेन b गोज डाउन, y इज इंक्रीजिंग विद टाइम। तो मे बी आपको ये लगेगा कि हम इसको ऐसे लिख देंगे तो ये तो पॉजिटिव टर्म बन जाएगी, नेगेटिव, और ये पूरी भी पॉजिटिव टर्म बन जाएगी आफ्टर माइनस साइन कम्स हियर। तो बेसिकली ये तो है, स्पीड सेम है दोनों की, ठीक है। अब इसी का डेरिवेटिव अगर आप ले लोगे एक बार और, तो आप लिख सकते हो दैट डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर, ठीक है, अब इज इक्वल टू टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ दिस ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको हमने बोथ साइड डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये आपके पास आ गया ऐसे। सो दिस सिंपली मीन्स दैट मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ऑफ देम आर सेम। तो इसमें तो कोई ऐसा सरप्राइज नहीं, हम पहले कर चुके हैं, लेकिन अब हम कुछ और इमेजिन कर रहे हैं, वो देखना है आपको। देखो तो लेट अस से अब हम इसको कुछ ऐसे इमेजिन करते हैं, ठीक है। ये मेथड तो हमें ऑलरेडी क्लियर है, इन दोनों ब्लॉक्स की एक्सेलरेशन को रिलेट करने का। क्या रिलेशन है दोनों की एक्सेलरेशन के बीच में? दैट मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ बी आर सेम, तो रिलेट हो गई एक्सेलरेशन। लेकिन अब आप देखो, अगर हम इसको ऐसे इमेजिन करें, इमेजिन कि हमें मालूम है कि इस केस में तो कि b नीचे आएगा, बट आप एज्यूम भी कर सकते हो कि b नीचे आ रहा है। सपोज आप कहते हो कि किसी केस में आपको मालूम नहीं कि b नीचे आना है या ऊपर आना है, तो आप एज्यूम कर लो, एज्यूम दैट b इज कमिंग डाउन, इसमें तो हमें पता ही है। तो देन a हैज़ टू गो टुवर्ड दिस साइड। तो अब आप इमेजिन करो कि सपोज a गोज दिस साइड बाई सम लेंथ x, ठीक है, एंड इमेजिन द ब्लॉक b टू बी वेयर इट इज़। तो ये जो धागा है यहाँ पे, क्योंकि धागे हमेशा स्ट्रिंग्स विल ऑलवेज रिमेन टाइट एज द सिस्टम्स मूव, द स्ट्रिंग्स विल नॉट लूजन अप। ये इसमें हम मान के चलते हैं कि अजम्पशन भी होती है कि स्ट्रिंग स्लैक नहीं है, बट अदरवाइज अगर स्लैक नहीं थे स्ट्रिंग्स पहले से, तो जब मोशन होंगे तब भी स्ट्रिंग्स जो है वो स्लैक नहीं होंगे, तो स्ट्रिंग्स विल ऑल रिमेन टाइट। तो अब ये अगर x डिस्टेंस नीचे जाता है तो ये वाला जो स्ट्रिंग का एंड है ये भी x डिस्टेंस नीचे जाना चाहिए कि नहीं, ठीक है। तो b को भी वही इमेजिन कर लो। तो व्हेन दिस स्लाइड्स टुवर्ड्स राइट बाय x अमाउंट, दिस एंड ऑफ द स्ट्रिंग विल मूव डाउन बाय द अमाउंट x,
इमेजिन बी टू बी वेयर इट इज़, अब स्ट्रिंग स्लैक हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो उसको टाइट करने के लिए मतलब बेसिकली जब ये एक्स अमाउंट से यहाँ गया तो जो मैं ऐसे लेंथ दिखा रहा हूँ तो इसका मतलब ये धागा यहाँ पे जो यहाँ ये लेंथ आई, ये धागा यहाँ अवेलेबल हो गया इतना, ऐसे स्लैक हो गया स्ट्रिंग, इतनी एक्स लेंथ यहाँ स्लैक हो गई, स्लैक मतलब ढीली हो गई। अब इसलिए उसको यहाँ दिखा रहे हैं हम ढीली लेंथ को। तो इन ऑर्डर टू मेक दिस स्ट्रिंग टाइट अगेन लाइक दे हैव टू रिमेन टाइट, तो बी को कहाँ आना है, बी को यहाँ आ जाना चाहिए। तो मतलब ये है कि जब x a जब x डिस्टेंस इधर जाता है तो b को भी x डिस्टेंस नीचे आना चाहिए इन ऑर्डर टू कीप द स्ट्रिंग्स टॉट या टाइट, वो एक ही चीज़ है। तो दैट ऑल्सो मीन्स द सेम थिंग दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज सेम। तो जितना डिस्टेंस a मूव करेगा उतना डिस्टेंस b मूव करेगा। तो आपने इन दोनों की डिस्प्लेसमेंट्स को रिलेट कर दिया, उसकी भी डिस्प्लेसमेंट x तो इसकी भी डिस्प्लेसमेंट x, a की भी x b की भी x ओवर द सेम टाइम इंटरवल। दैट मीन्स कि उनकी जो एक्सेलेरेशंस आएंगी वो भी सेम आएंगी, नहीं? अंडरस्टूड? सो दिस इज़ वेरी इजी। अब इस आर्ग्यूमेंट को हम सीखेंगे, इसको भी हम कर चुके हैं पहले, नहीं? इसमें भी हमने क्या किया था, यहाँ से यहाँ तक इसको हम सॉर्ट ऑफ पोजीशन कोऑर्डिनेट मान लेते। तो हमने किया था कि आप इसके पोजीशन कोऑर्डिनेट को y1 मान लो, ये y1 पोजीशन कोऑर्डिनेट, ये y2 पोजीशन कोऑर्डिनेट, ठीक है। और ये जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है यहाँ तक भी दिखा सकते हैं, इट डजेंट मैटर, स्टार्टिंग वाले पॉइंट तक, ठीक है। तो क्योंकि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग को हम कांस्टेंट करेंगे, सो यहाँ तक और यहाँ तक, ठीक है। और अगर इस पुली का कुछ भी रेडियस है कैपिटल R तो ये लेंथ कितनी आ जाएगी, पाई R। तो हमने जो पढ़ा है पहले उसके अकॉर्डिंग हम लिखते आए हैं। सपोज दिस इज़ y1, दिस इज़ y2, तो वी राइट y1 प्लस पाई R प्लस y2 इज़ कॉन्स्टेंट, बिकॉज जब सिस्टम मूव करेगा अंडर ग्रेविटी, ठीक है, तो देन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हैज़ टू रिमेन कांस्टेंट। और क्योंकि पाई आर भी कांस्टेंट है, क्योंकि हमेशा यहाँ पे तो लेंथ कितनी बाउंड रहेगी स्ट्रिंग की, पाई आर, चाहे ये ब्लॉक कितना भी नीचे आए ऊपर जाए, थोड़ा मतलब हम ये मान के चलते हैं कि ये तो यहीं पे रहेंगे ना, ऐसा तो है नहीं कि इसको हिट करेगा। तो जब ये थोड़ा सा ऐसे चला जाएगा तो यहाँ तो उतनी लेंथ रहेगी। तो मतलब y1 प्लस y2, y1 प्लस y2, y1 प्लस y2, ये कितना आ जाएगा, y1 प्लस y2 इज इक्वल टू c माइनस पाई आर। तो उसको हम k मान सकते हैं। तो दैट मीन्स dy1 बाई dt, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम बोथ साइड्स लें तो ये आ जाएगा, नहीं? तो अगेन दिस ऑल्सो मीन्स द सेम थिंग एज वी डिड अर्लियर। तो बेसिकली इसमें क्या हो रहा है, इमेजिन के ये नीचे आ रहा है तो y2 इज इंक्रीजिंग विद टाइम, राइट, एंड y1 इज डिक्रीजिंग विद टाइम। सो दिस बेसिकली मीन्स कि दोनों की बॉक्स की स्पीड सेम है। और ये हम पहले कर चुके हैं, इसको दोबारा से डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो देन वी विल बी एबल टू राइट लाइक दिस, then we will be able to write like this, which means that the magnitude of acceleration of both these blocks will be same। तो रिलेट होगी। लेकिन स्लैक मेथड में, या जिसको हम अभी बोल रहे थे, देखो स्लैक मेथड बोल देते हैं या फिर उसको हम बोलते हैं टेक्निक ऑफ वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट मीन्स बिना डिस्प्लेस के इमेजिन करो कि एक डिस्प्लेसमेंट होती है, ठीक है। तो नाउ सपोज इन दिस मेथड, सपोज लेट अस इमेजिन दैट दिस गोज अप बाय एन अमाउंट x and b remains where it is। So then this length of the string has to go down by an amount x, ठीक है, which basically means that the string has become slack here by the amount x। Now to make this string tight, ठीक है, b must move down by how much amount? By x amount। तो मतलब जब ये x डिस्टेंस ऊपर जाता है, a की डिस्प्लेसमेंट जब x है तो b की भी x ही होती है। तो which basically means के इसका डबल डेरिवेटिव और इसका डबल डेरिवेटिव सेम आएगा, और that means कि that both the blocks have the same magnitude of acceleration। Very easy। So these are familiar cases to us, ठीक है। Now we will use and go to a little bit unfamiliar। Now this can also be taken care of very easily। अगर आप इसमें भी कोऑर्डिनेट सिस्टम सेटअप करते हो, ठीक है, तो आप देखो ये पुली तो फिक्स्ड है, ये पुली फिक्स नहीं है, ये ऊपर नीचे जा सकती है, ठीक है। तो आप थोड़ी सी रीजनिंग समझते जाओ। अब ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे, ये तो खुद ही एक कांस्टेंट है, मान लो ये डिस्टेंस है h, ठीक है। अब क्योंकि इसको हम एक काइंड ऑफ ओरिजिन मान रहे हैं, तो इसका जो पोजीशन कोऑर्डिनेट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, y1, और इसका जो ब्लॉक का पोजीशन कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, ये भी इसमें धागा ही है, कई बार इसको रॉड भी मान सकते हैं बट इसको थ्रेड भी मान सकते हैं। तो हम यहाँ से अगर हम ब्लॉक तक आएँ, इस ब्लॉक तक आएँ, ठीक है, तो इसको हम y2 मान सकते हैं, और अगर हम यहाँ से पुली के मिड तक आएँ तो इसको हम y3 मान सकते हैं, ठीक है। तो दीज आर द पोजीशन कोऑर्डिनेट्स इन्वॉल्व हियर, राइट। अब लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग लिखते हैं हम,
तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग में क्या लिखेंगे बताओ? सबसे पहले देखते जाओ आप, फिर उसके बाद हम y1, ठीक है, फिर इस पुली का रेडियस है जो भी पाई r1, ठीक है, एंड दिस इज हाउ मच दिस लेंथ, कैन वी रिगार्ड इट एज y3, मान सकते हैं इसको, इस लेंथ को y3, और ये लेंथ ये भी y3, नहीं ये भी y3, और ये लेंथ h, ये कांस्टेंट हो जाएगी, बताओ? तो y1 प्लस दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ, ये सब कांस्टेंट है। और आपको जो हमने आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं y1 प्लस 2y3, नहीं y1 प्लस 2y3, पाई r1 एंड h आर बोथ कांस्टेंट्स, नहीं ये तो कांस्टेंट्स हैं, ये चेंज नहीं होंगे। तो c में से पाई r1 और h को माइनस करने के बाद सपोज क्या है, इजी है तो, ठीक है। अब वी हैव टू रिलेट y2 एंड y1, क्योंकि हमें a और b की मीन्स डिस्प्लेसमेंट्स को रिलेट करना है, ठीक है। तो हाउ विल यू राइट फॉर y2, y2 के लिए कैसे लिखेंगे? तो इसको भी हम एक कांस्टेंट लेंथ मान सकते हैं कि नहीं? कैन वी ट्रीट दिस एज अ कांस्टेंट लेंथ और नॉट? ठीक है, अगर आप इसको अभी फॉर द टाइमिंग रॉड मान लो, वैसे ये स्ट्रिंग भी है तो भी स्ट्रिंग की लेंथ तो कांस्टेंट ही रहती है, इसमें स्ट्रिंग हैज़ टू बी इनएक्सटेंसिबल। सो लेट्स से दिस इज समथिंग l, ठीक है, कुछ भी l मान लो, ठीक है। तो अब आप बताओ y2 और y3 में क्या रिलेशनशिप है? y2 इज इक्वल टू y3 प्लस के, नहीं y2 इज इक्वल टू y3 प्लस के, यही आएगा। अब इसका अगर हम डबल डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है? d2y बाई dt स्क्वायर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 2d2y3 बाई dt स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर पुल्ली की एक्सेलेरेशन है मैग्नीट्यूड a की, ये पुल्ली की एक्सेलेरेशन है ना, अगर पुल्ली की एक्सेलेरेशन का मैग्नीट्यूड a है तो इस ब्लॉक की एक्सेलेरेशन जो कि ये है वो उससे ट्वाइस आएगी, नहीं वो उसकी ट्वाइस आएगी। और ये वैसे आपको मालूम है, हम इस पुल्ली को अलग ऑब्जेक्ट भी मान सकते हैं और इस पुल्ली को और ब्लॉक को हम एक ऑब्जेक्ट भी मान सकते हैं, नहीं तो ये इन दोनों की एक्सेलेरेशन आएगी तो सेम, पर अगर आप उसको एनालिटिकली प्रूव करना चाहते हो कि इन दोनों की एक्सेलेरेशन सेम आएगी, ये y पुल्ली है, तो यू कैन ट्रीट दिस एज वन ऑब्जेक्ट। इफ यू वांट टू ट्रीट देम एज सेपरेट ऑब्जेक्ट्स, देन यूजिंग दिस इक्वेशन व्हाट कैन यू प्रूव? दैट d2y by dt square of y2 is the same as d2y by dt square of y3, which means that यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? ये क्या है? एक्सेलेरेशन ऑफ a, ठीक है, एंड ये क्या है? एक्सेलेरेशन ऑफ b, एक्सेलेरेशन ऑफ b। तो मतलब मेन आइडियाज में क्या है? इसको हम 2 कर देते ना, बिकॉज 2 इज द पोजिशन कोऑर्डिनेट फॉर बी ब्लॉक, इसको 2 कर दो। तो ये वाली d2y बाई डी टी स्क्वायर ऑफ y3 की जगह मैंने ये प्लेस कर दिया, ठीक है। तो बेसिकली अब यहाँ पे 2 का फैक्टर तो है ही, ये 2 भी लगा दो। तो मतलब आपने क्या प्रूव किया कि अगर इसकी एक्सेलेरेशन को हम मैग्नीट्यूड a मानते हैं तो a की एक्सेलेरेशन का मैग्नीट्यूड उससे ट्वाइस आएगा। तो अगर आप कोई भी न्यूटन लॉज लिखेंगे, एक्सप्रेशन लिखेंगे, या तो आप इसकी एक्सेलेरेशन को a2 और a1 लिखो, दैट इज़ फाइन, but if you want to relate them, then if this is the magnitude of acceleration of b and this is the magnitude of acceleration of a, capital A block, तो हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। this is the relationship, understood? तो इसको आप a मान लो, इसको आप 2a मान लो, that is the logical way to do this। अब जो अभी हमने किया उसके अकॉर्डिंग इसको हम कैसे आर्ग्यू करेंगे, जो अभी हमने मेथड सीखा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप बताओ। जो अभी हमने स्लैक मेथड जो या वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट का मेथड सीखा, उसके अकॉर्डिंग आप इसको कैसे आर्ग्यू करोगे? अब देखो, क्योंकि ये हमें सीखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ मुश्किल क्वेश्चंस में आप y1, y2, y3 इनको सेटअप करने में आपका ज़्यादा टाइम लगेगा, तो वी हैव टू डू इट स्ट्रेट, ठीक है। तो लेट अस इमेजिन दैट, क्या इमेजिन करें, कुछ भी मान सकते हैं। हम ये भी मान सकते हैं कि पुली ऊपर जा रही है और हम ये भी मान सकते हैं पुली नीचे आ रही है। तो लेट अस सी, सपोज हम कहते हैं, पहले हम ये तरीके से करते हैं, मान लो हम कहते हैं कि दिस पुली मूव्स डाउन बाय द अमाउंट x, द सेंटर ऑफ दिस पुली मूव्स डाउन बाय द अमाउंट x। इसमें हम ये मान सकते हैं कि हम पुली को और इस ब्लॉक को हम एक ही चीज़ मान के चल रहे हैं। तो अगर पुली का सेंटर x अमाउंट से नीचे आया तो ये भी x अमाउंट से नीचे आ गया, ठीक है। तो यू कैन से डिस्प्लेसमेंट ऑफ b ब्लॉक इज ऑल्सो x इफ पुली कम्स डाउन। अब बिकॉज द स्ट्रिंग्स हैव टू रिमेन टाइट, तो ये वाला पॉइंट इसको कितने अमाउंट से नीचे आना है? x,
और ये वाले पॉइंट को, इसको भी x अमाउंट से नीचे आना है। तो मतलब इस पुली के सेंटर को x अमाउंट से नीचे आने के लिए हमें थ्रेड की कितनी लेंथ यहाँ पे ज़्यादा चाहिए जो अभी है उससे, x यहाँ पे ज़्यादा चाहिए और x यहाँ पे ज़्यादा चाहिए। सो वी रिक्वायर 2x लेंथ ऑफ द थ्रेड टू एडजस्ट ऑन बोथ साइड्स। नाउ वेयर इज दिस 2x लेंथ गोइंग टू कम फ्रॉम, कहाँ से आएगी ये 2x लेंथ? ये जो ब्लॉक है ये 2x लेंथ ऊपर की तरफ मूव करेगा, तब जाके हमको यहाँ पे x और x 2x लेंथ मिलेगी। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि अगर ये x अमाउंट से नीचे आया, मतलब हम B ब्लॉक की बात कर रहे हैं और फिर A की, अगर B ब्लॉक की डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड x होती है तो A ब्लॉक की डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड 2x हो जाती है, विच इज ऑल्सो द सेम। अगर इसकी एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड A है तो इसकी एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड 2A है, क्योंकि हम इसका डबल डेरिवेटिव ले लेंगे ना, क्यों? दैट इज एक्सेलरेशन ऑफ B और इसका डबल डेरिवेटिव ले लोगे, ठीक है, तो दैट इज द एक्सेलरेशन ऑफ A in magnitude. Understood? So this is much shorter analysis. Agreed or not? ठीक है, this is much shorter. So that is why, but we have to practice it so that we don't make mistakes. Okay, इसको हम ऐसे भी argue कर सकते हैं. Suppose this goes up by the amount, the center of this pulley goes up by the amount x. इसका मतलब यहाँ पे जो धागे की लेंथ x थी और यहाँ पे जो धागे की लेंथ x थी, ये तो एक्स्ट्रा बच गई। ठीक है, अब ये तो ऊपर चला गया एंड द स्ट्रिंग हैज़ टू रिमेन टाइट ओनली, यहाँ पे स्ट्रिंग तो टाइट रहेगा, तो जो ये x और x 2x लेंथ हमें मिली है, दिस हैज़ टू पास ऑन द अदर साइड टू द ब्लॉक A। तो मतलब अगर ये x डिस्टेंस ऊपर जाता है तो इसको 2x डिस्टेंस से नीचे डिसेंड करना पड़ेगा कि नहीं? इससे भी वही आर्ग्यूमेंट आएगा कि अगर आपके पास B की और A की एक्सेलरेशन को रिलेट करना है, अगर B की डिस्प्लेसमेंट x है तो A की 2x है, एंड अगेन यू कैन आर्ग्यू इफ दिस हैज़ एक्सेलरेशन A देन एक्सेलरेशन ऑफ A विल बी ट्वाइस ऑफ दैट। इजी है। अब ये देखो, इसमें ये पुली है मूवेबल, ठीक है, इस पुली का सेंटर इस थ्रेड से लिंक्ड है, ऑल थ्रेड्स आर इनएक्सटेंसिबल, दैट इज एन अजम्पशन इन दीज क्वेश्चंस। अब इसको हम y1 y2 y3 करके कर सकते हैं। हम वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट या जो स्ट्रिंग को स्लैक करके, स्लैक मेथड बोल देते हैं कई लोग उसको, उससे करने की कोशिश करते हैं इसको। ठीक है, तो अब आप ध्यान से सुनो। मान लो आप ये कहते हो, एजम्पशन करते हैं कि B ब्लॉक नीचे आता है और A ऊपर जाता है, उल्टा चल के भी हो जाएगा। तो सपोज दिस मूव्स अप बाय द अमाउंट x। नाउ इफ दिस मूव्स बाय द अमाउंट x, देन ये जो स्ट्रिंग का एंड है ये भी नीचे x आएगा। तो मतलब इस y पुली का सेंटर कितना नीचे आ जाएगा? y पुली का सेंटर x डिस्टेंस नीचे आएगा। इफ दिस ब्लॉक गोज अप, तो ये वाले जो स्ट्रिंग है इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, अभी दूसरी स्ट्रिंग का नहीं कुछ कह रहे हैं। ये वाला स्ट्रिंग जब x डिस्टेंस ऊपर ट्रैवल करता है तो द सेंटर ऑफ दिस पुली हैज़ टू कम डाउन बाय द अमाउंट x। इसका मतलब ये जो धागे की लेंथ है, वट एवर यू कॉल इट, AB, एंड ये जो धागे की लेंथ है CD, ये दोनों लेंथ तो यहाँ पे स्लैक बन गई। ठीक है, तो बिकॉज द स्ट्रिंग हैज़ टू रिमेन टाइट, सो दीज लेंथ्स दे विल पास ऑन टू द अदर साइड एंड दैट विल मीन के B को नीचे ले जाने में ये जो दो लेंथ है ये 2x कॉन्ट्रीब्यूशन करेंगे। These length will contribute to a displacement of B by the amount 2x in the downward direction, because ये धागा यहाँ पे फ्री बन गया और ये, बिकॉज अगर ये x डिस्टेंस नीचे आता है तो ये जो स्ट्रिंग यहाँ स्लैक हो गया x अमाउंट और x अमाउंट, ये 2x अमाउंट ऑफ लेंथ दिस विल पास ऑन टू B। ठीक है, लेकिन अब आप एक और चीज़ देखो, B को 2x लेंथ तो इस तरीके से मिल रही है कि ये जो धागे की लेंथ है ये B को अवेलेबल हो रही है, लेकिन जब ये Q पॉइंट ऊपर जा रहा है, नहीं यहाँ से ऐसे, ठीक है, अब आप इमेजिन करो जब ये Q अकेला ऊपर जाता है तो ये थ्रेड x अमाउंट से नीचे आएगा, जैसे मैंने पहले कहा था कि इमेजिन B इज नॉट मूविंग, तो मतलब x लेंथ यहाँ से भी स्लैक हो रही है ये। अब ये जो स्लैक लेंथ है ये भी B को पास ऑन होगी, समझा ना आपको? तो मतलब क्या है कि अगर A ब्लॉक और B ब्लॉक को हम कंपेयर करते हैं तो व्हेन द A ब्लॉक मूव्स अप बाय द अमाउंट x, देन x और x लेंथ तो इस पुली का सेंटर नीचे होने की वजह से B की डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में 2x, लेकिन अब क्योंकि Q पॉइंट भी ऊपर गया है तो यहाँ से जो धागा मिला x वो भी उस तरफ पास करेगा, B को ही मिलेगा, बिकॉज दोनों धागे B को ही मिल रहे हैं। जो यहाँ से स्लैक होने की वजह से है वो भी B को कंट्रीब्यूट कर रहा है, और जो यहाँ धागा स्लैक हुआ वो भी B को ही मिल रहा है दोनों। ठीक है, वो वाला भी B को मिल रहा है। तो यहाँ से तो 2x मिला, A जब x से ऊपर गया तो एक तो B को मिला 2x यहाँ से जो स्लैक हुआ और एक यहाँ से जो x मिला, तो B को जो टोटल डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगी वो 3x आ जाएगी। सो दिस इज कॉल्ड एज मेथड ऑफ वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, यू हैव टू इमेजिन। तो अब
इसका मतलब क्या है, अगर हम एक ही डबल डेरिवेटिव ले सकते हैं इसका हम, तो डिस्प्ले डेरिवेटिव ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड डबल डेरिवेटिव ऑफ दिस ऑल्सो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डबल डेरिवेटिव ले लिया। अब इसकी एक्सप्रेशन का मैग्नीट्यूड अगर ए है तो इसकी एक्सप्रेशन का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ दैट, 3 टाइम्स ऑफ दैट। नाउ यू कैन ईजिली सेट अप न्यूटन लॉज एंड सॉल्व दिस, वो आपको पता होना चाहिए कैसे करना है, नहीं तो न्यूटन लॉज अगर हम लिखेंगे क्वेश्चन एक बार जल्दी से वो भी देख लेते हैं। सपोज हमें एक्सेलेरेशन को तो रिलेट कर दिया हमने, अब न्यूटन लॉज की इक्वेशन कैसे लिखेंगे, अब इसके लिए क्या लिखेंगे, ठीक है, इसके लिए हम लिखेंगे, इसका मास नहीं दिया हुआ है, ठीक है, मास इज नॉट गिवन, बट लेट अस एज्यूम दैट इसका मास है एम ए और अदर एम बी, बी का मास है एम बी जी, और माइनस टेंशन इज इक्वल टू एम बी, और इसकी एक्सप्रेशन को 3a मान लें, ठीक है, तो इसके अंदर आपने टेंशन ले ली T स्ट्रिंग के अंदर, और इसके ऊपर जो ग्रेविटी की फोर्स लग रही है एम बी इंटू जी, अंडरस्टूड। और इस पुली के ऊपर कौन सी फोर्सेस लग रही हैं वो भी दिखा दोगे, क्योंकि पुलीज मासलेस, पुलीज मेथड वही है, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, हर ऑब्जेक्ट को लगाना है जो हम पहले स्ट्रेस कर रहे थे। तो अब इस पुली के अंदर, क्योंकि ये तो सेम स्ट्रिंग है, अब ये लाइट स्ट्रिंग है, फ्रिक्शन एब्सेंट है, पुली भी लाइट है, तो दोनों तरफ टेंशन सेम आएंगी इस स्ट्रिंग में, ठीक है। और यहाँ पे जो टेंशन है उसको आप लेट अस से टी डैश, और यहाँ पे जो टेंशन है वो भी टी डैश, और यहाँ पे ये आप चाहें तो ऐसे टेंशन दिखा सकते हो कि दिस पुली, तो हम चाहें तो ऊपर वाली पुली के ऊपर भी दिस इज टी डैश, ठीक है, ऊपर वाली पुली के लिए भी एफ नेट इज इक्वल टू एम ए लगा सकते हैं। तो वी हैव टू राइट एफ नेट इज इक्वल टू एम ए फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। तो अगर हम इस पुली के लिए लिखें एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, इस पुली का मास कितना है 0, ठीक है, तो इस पुली के ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितनी फोर्स है 2t, और अपर डायरेक्शन में टी डैश, और इसका मास कितना है 0, सो दैट मीन्स टी डैश इज इक्वल टू 2 टाइम्स टी। अब इसके ऊपर आप इस ब्लॉक के लिए लिखो इक्वेशन, इस ब्लॉक का हमने मोशन अपवर्ड इमेजिन किया ना, तो हम क्या बोल सकते हैं, इसके ऊपर कौन सी फोर्सेज लग रही हैं, ऑब्वियसली मास ऑफ ए इंटू जी, नहीं, एज्यूमिंग मास ऑफ ए इज एम ए, और ये टी है, यहाँ टी डैश है, यहाँ टी है, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे टी प्लस टी डैश, राइट, टी प्लस टी डैश माइनस एम ए इंटू जी इज इक्वल टू एम ए इंटू, अब इसकी एक्सप्रेशन का मैग्नीट्यूड है एम ए। अब इसको यूज करके हम इसमें क्या लिख सकते हैं, 2t है ना, तो ये कितना बन जाएगा 3t माइनस एम ए इंटू जी इज इक्वल टू एम ए इंटू ए, और इसको भी हमें यूज करना है, अगर हमें t को एलिमिनेट करना है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, सपोज हम एक्सेलेरेशन ए, सपोज हम स्मॉल ए की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो अगर हम स्मॉल ए की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो मेरे पास ऐसे कुछ आ जाएगा, इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, ओके, उसके बाद इनको अगर हम ऐड कर देंगे तो क्या आएगा 3mb प्लस माइनस एम ए कॉमन जी, एंड देन दूसरी साइड क्या है, इनको हमने ऐड किया तो यहाँ पे हम लिख देंगे, इनको अगर करेंगे तो क्या आएगा एम ए प्लस 9mb, एंड दिस शुड बी द वैल्यू ऑफ ए। सो दिस इज एक्सेलेरेशन ऑफ ए, और b की एक्सेलेरेशन निकालनी है तो इसको 3a से मल्टीप्लाई कर दो, तो दैट यू विल गेट द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलेरेशन ऑफ b आल्सो, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलेरेशन ऑफ a, अंडरस्टूड। बाकी अगर आपको मासेस दिए हैं 10 kg 6 kg m 2m 3m, वो आप कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल्सो अ न्यू टाइप ऑफ थिंग। नो जस्ट फोकस अगेन इन क्वेश्चंस में आपको, अब इसमें क्या कहा है, इसमें इन्होंने कहा है कि इनकी तीनों की एक्सेलेरेशन की को आप बस में आपने रिलेट करना है, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। देन इफ यू लिसन टू दीज 2 lectures which I means planned for you carefully, then you will be getting to know how many numericals to do, ठीक है, तो ध्यान से देखना है इसको। तो अब इसमें हम कुछ भी मान सकते हैं, तो लेट अस से, ठीक है, हम इसमें वो कोशिश ही नहीं करेंगे हम y1 y2 y3 लिख के उनको रिलेट करें, हालांकि वैसे भी हम ट्राई कर सकते हैं पर लेंथी होगा। नाउ लुक हियर केयरफुली, सपोज दिस गोज अप बाय द अमाउंट x, ओके फाइन, तो यहाँ पे कितनी लेंथ मिलेगी हमें इसके ऊपर जाने से, x लेंथ मिलेगी ना, ठीक है, एंड सपोज दिस ऑल्सो एट द सेम टाइम गोज बाय द अमाउंट y, बिकॉज ऑल स्ट्रिंग्स हैव टू रिमेन टाइट। सपोज दिस गोज अप एंड दिस गोज अप, ठीक है, देन दिस लेंथ हेयर, यहाँ से हमें कितनी लेंथ मिलेगी y, तो हमें टोटल कितनी लेंथ मिल गई, टोटल लेंथ जो हमें मिली एक्स्ट्रा वो x प्लस y है। बट आप देखो ये जो पुली है इसका सेंटर, क्योंकि जब ये दोनों ऊपर जा रहे हैं तो इमेजिन दैट दिस इज गोइंग डाउन,
लेकिन इस पुली का सेंटर एक पर्टिकुलर अमाउंट z से नीचे आएगा, या कोई भी अमाउंट आप ले लो, z से नीचे आएगा, क्योंकि दिस पुली हैज़ टू कम डाउन। अब ये दो डिस्टेंसेस तो नीचे आ नहीं सकती, तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस आएगा। तो अब देखो इसके नीचे आने से, ठीक है, कितनी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग यहाँ पर यूज़ होगी। इसके नीचे आने से जो हमको यहाँ लेंथ मिल रही थी x और x प्लस वाई, इसके z डिस्टेंस नीचे आने से यहाँ कितनी लेंथ यूज़ होगी z, और दूसरी तरफ कितनी लेंथ यूज़ होगी 2z। नाउ बिकॉज 2z लेंथ इज यूज्ड एंड द स्ट्रिंग्स हैव टू रिमेन टॉट, सो दैट मीन्स 2z इज इक्वल टू x प्लस वाई। तो अब आपने बेसिकली क्या किया, आपने इनकी डिस्प्लेसमेंट्स को रिलेट कर दिया आपस में। तो अगर आपको सपोज दिया हुआ है कि इसकी एक्सेलरेशन इतनी है, इसकी इतनी है, इसकी अपवर्ड इतनी है, इसकी अपवर्ड इतनी है, तो आप इसकी डाउनवर्ड इस इक्वेशन से निकाल सकते हो। तो दैट मीन्स दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ b इज इक्वल टू ट्वाइस द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ b इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ a अपवर्ड्स, और ये डाउनवर्ड्स है, ये मान के चल रहे हैं हम, और एक्सेलरेशन ऑफ c अपवर्ड्स। ठीक है, ये इक्वेशन आ जाएगी। अंडरस्टूड? क्लियर है? ओके, लेट अस सी दिस। These are illustrative ones. I will give you many more to do. तो एक बार आप इसको भी मेरे साथ देख लो, बहुत ही आसान है। ठीक है, Find the magnitude of acceleration of block 2 assuming that m1 is lesser than m2. तो ये कम है और ये ज़्यादा है। So let's imagine this is coming down. ठीक है, m2 is coming down. Express your answers using the variables. तो हमें m1, m2 और g की टर्म्स में ही आंसर्स लिखने हैं इसमें, ये इन्होंने बताया हुआ है। ठीक है, वी हैव टू राइट दी आंसर्स इन टर्म्स ऑफ m1, m2 एंड g। और एक्सेलेरेशन निकालनी है ब्लॉक 2 की। ठीक है, इसकी एक्सेलेरेशन निकालनी है। तो आप देखो, आसान सा ही क्वेश्चन है, आपको वही इसमें इमेजिन करना है। लेट्स इमेजिन कि हम मानते हैं कि ये x अमाउंट से नीचे जाता है। ठीक है, उल्टा भी चल सकते हैं, यहाँ से शुरू हो जाओ, एक ही बात आएगी। सपोज मैं कहता हूँ कि ये x अमाउंट से ऊपर जाता है, स्ट्रिंग्स हैव टू रिमेन टॉट। तो अगर ये x अमाउंट से ऊपर जाता है तो इस पुल्ली का जो सेंटर है, ठीक है, यहाँ पे धागा टॉट रहे, उसके लिए इस पुल्ली के सेंटर को कितना नीचे आना पड़ेगा, x अमाउंट से। तो इसका मतलब यहाँ से कितना धागा फ्री हो जाएगा, x, और यहाँ से कितना धागा फ्री हो जाएगा, x। ठीक है, तो ये x और ये x, 2x मिलकर ये दोनों इस साइड पास करेंगे। ठीक है, और फिर इस पुली का सेंटर, क्योंकि यहाँ से ऊपर से कितनी लेंथ मिल रही है आपको जो पास ऑन कर रही है, 2x, तो इस पुली का सेंटर कितना नीचे जाएगा, 2x अमाउंट से, 2x अमाउंट से नीचे जाएगा। अब इस पुली का सेंटर अगर हम 2x अमाउंट से नीचे डिस्प्लेस करें तो यहाँ से कितना धागा फ्री हो गया, 2x, और यहाँ से 2x, तो वो सारा धागा इस तरफ पास करेगा, तो वो कितना हो जाएगा, 4x। मतलब अगर ये x अमाउंट से नीचे गया तो ये कितने अमाउंट से नीचे जाएगा, 4x। तो नाउ इट बिकम्स वेरी इजी, क्योंकि हमने क्या करा, हमने इसकी डिस्प्लेसमेंट को, 1 की डिस्प्लेसमेंट को और 2 की डिस्प्लेसमेंट को, m1 की और m2 की डिस्प्लेसमेंट्स को रिलेट कर दिया। इसकी डिस्प्लेसमेंट्स अगर ऊपर की तरफ x होती है तो m2 की डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ 4x होती है। अब इसका डबल डेरिवेटिव ले लोगे तो आप ये कह सकते हो कि इसकी एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड अगर a अपवर्ड्स है तो इसकी एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड 4a डाउनवर्ड्स है। ठीक है, आ जाएगा समझ में? ठीक है, बाकी अब इसमें हम वंस वी डू दिस देन वी कैन सिंपली राइट एज वी डू इन न्यूटन लॉस। तो इसका ऊपर ग्रेविटी की फोर्स है m2g, इसको हम क्या कर सकते हैं, t1, ठीक है, t2 ले लो, एक ही बात है, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। सो सपोज दिस इज t1, t2 एंड दिस इज t1 एंड दिस इज t1, एंड यहाँ पे टेंशन को आप मान लो t और यहाँ पे टेंशन को मान लो t। अब न्यूटन सेकेंड लॉ एफ नेट इज इक्वल टू ma, हर बॉडी के लिए या जिस पुली के लिए आपको लगाना लगा लो, पुलीज तो लाइट ही होती हैं। तो इस ब्लॉक के लिए अगर हम इक्वेशन लिखेंगे तो क्या आएगा बताना, इस ब्लॉक के लिए लिखोगे तो वी आर एज्यूमिंग दैट इट इज गोइंग डाउन, सो m2g माइनस t2 इज इक्वल टू m2 इंटू इसकी एक्सप्रेशन को 4a ले लें तो उसकी a आएगी। ठीक है, तो अब इस पुली का फ्री बॉडी डायग्राम से हम क्या लिख सकते हैं, पुली का फ्री बॉडी डायग्राम से तो आप लिखोगे, क्योंकि इस पुली के ऊपर कौन सी फोर्सेस लग रही हैं, तो t तो अपवर्ड्स, और क्योंकि ये सिंगल थ्रेड है ना पूरा, तो t2 इस तरफ और t2 इस तरफ, तो 2t2 माइनस t इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आएगी इस पुली के लिए। इस पुली के लिए क्या आएगी इक्वेशन, तो इस पुली के ऊपर t इस तरफ है ना टेंशन,
और यहाँ पे टी टेंशन है, तो इस पुली को ये दो टेंशंस नीचे की तरफ पुल करी है, तो 2t माइनस T1, क्योंकि इसके ऊपर अपवर्ड टेंशन है T1, तो ये ऐसे एक्ट आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा 2T2 इज इक्वल टू T एंड 2T इज इक्वल टू T1। ठीक है, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो बन जाएगा 4T2, तो ये 2T हो जाएगा, तो 4T2 इज इक्वल टू T1 आ जाएगा। तो हमने T1 और T2 को रिलेट कर दिया। ठीक है, दिस विल बी रिक्वायर्ड व्हेन वी राइट न्यूटन सेकंड लॉ। अब इसके लिए न्यूटन सेकंड लॉ की इक्वेशन क्या आएगी इस ब्लॉक के लिए, तो इसके ऊपर फोर्स लग रही है m1g, बट वी आर इमेजिनिंग इट इज गोइंग अप, तो इसके लिए न्यूटन सेकंड लॉ आएगा T1 माइनस m1g इज इक्वल टू m1 इंटू, अगर इसकी एक्सलेशन का मैग्नीट्यूड 4 है तो उसका कितना आएगा a, उसका अपवर्ड, इसका डाउनवर्ड। ठीक है, अब क्योंकि हमें t को एलिमिनेट करना है, सपोज आपको बोला है कि a फाइंड करो, बेसिकली आपको 4a फाइंड करना है, उसके लिए a फाइंड करना होगा, तो T1 और T2 को एलिमिनेट करने के लिए क्या करोगे, बिकॉज इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं। ठीक है, 4m2g माइनस 4t2 इज इक्वल टू, ठीक है 4, हाँ तो 16 कर दो, तो आपके पास आ जाएगा 16m2a, इसको हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 4t2 हो गया, बिकॉज 4t2 इज इक्वल टू T1, राइट। तो हम चाहें तो इसको T1 इसमें रिप्लेस कर सकते हैं, बट अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम आपस में ऐड करेंगे नहीं, तो आप चाहें तो लिख दो इसको मैं लिख देता हूँ, कितना आया इसको यूज़ करके T1, नाउ यू ऐड देम, व्हेन यू ऐड देम बोथ दीज विल कैंसिल आउट, तो हमारे पास क्या आएगा, एडिंग दीज इक्वेशंस 4m2 माइनस m1 इंटू g इज इक्वल टू a, दूसरी तरफ है, इन दोनों को ऐड करो तो क्या आएगा m1 प्लस 16m2, गॉट इट। अब हमें निकालना है किसका एक्सेलेरेशन, m2 का, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस शुड बी द आंसर, m2 की एक्सेलेरेशन, नहीं एक्सेलेरेशन ऑफ m2 इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, अंडरस्टूड। ठीक है, सो इजी है, थोड़ा सा आपको मेथड सीखना होता है बस एक बार, यही है। ओके, लेट अस सी दिस, नाउ दिस इज वेरी इजी, इट माइट लुक कॉम्प्लिकेटेड, बट यहाँ पे देखो एक रिजिड सपोर्ट है, ठीक है, और इन्होंने कहा है कि ब्लॉक सी जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है 2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर से। ठीक है, तो ब्लॉक सी नीचे की तरफ जा रहा है 2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर से, तो एक्सेलेरेशन ऑफ ए एंड बी निकालना है। तो आप मान लो कि ये जो एंड है, ये जब x डिस्टेंस नीचे जाता है यहाँ, ठीक है, तो हाउ मच विल बी गेट पुल्ड हियर बाय द सेम अमाउंट x, या आप ये मान लो कि b यहाँ पे x डिस्टेंस नीचे जाता है, तो यहाँ पे कितनी धागे की लेंथ स्लैक होगी x, तो c और a की तो एक्सेलेरेशन सेम आनी चाहिए ना, c और b की एक्सेलेरेशन तो सेम आनी चाहिए, तो c और b की एक्सेलेरेशन क्या सेम आ रही है, कितनी आ जाएंगी सेम, तो b की एक्सेलेरेशन कितनी आ गई 2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर टुवर्ड्स राइट, नहीं टुवर्ड्स राइट। अब a की निकालनी है बस, दैट्स ऑल। ठीक है, अब आप देखो अगर ये यहाँ पर x अमाउंट से यहाँ जाता है, इफ b गोज हेयर बाय द अमाउंट x, ठीक है, तो अब आपको ये देखना है कि यहाँ हमें कितनी धागे की लेंथ एक्स्ट्रा चाहिए, समझ रहे हो, ये मान लो b थोड़ा सा x अमाउंट से आगे चला गया, ऐसे चला गया यहाँ पे x अमाउंट से, तो हमें कितनी धागे की लेंथ एक्स्ट्रा चाहिए यहाँ पे, तो आप खुद से बताओ यहाँ पे कितनी एक्स्ट्रा लेंथ चाहिए x, और यहाँ इस धागे की वो भी x, और इस धागे की वो भी x, तो हमारे को कितनी लेंथ एक्स्ट्रा चाहिए यहाँ पे धागे की, इफ़ वी हैव टू मेक b मूव बाय द अमाउंट x, अगर हमें b के इस पॉइंट को x डिस्टेंस आगे बढ़ाना है, तो इसको भी x डिस्टेंस आगे बढ़ाना है, तो यहाँ कितनी धागे की लेंथ चाहिए x, और यहाँ कितनी चाहिए x, और यहाँ कितनी चाहिए x, तो मतलब हमें 3x लेंथ टुवर्ड्स राइट बढ़ानी है। लेकिन अब अगर ये कितने डिस्टेंस से मूव करेगा, मान लो a यहाँ पे y डिस्टेंस से मूव करता है, b जब यहाँ से यहाँ x डिस्टेंस मूव करता है, मान लो a यहाँ पे y डिस्टेंस मूव करता है, तो अगर a यहाँ से y डिस्टेंस मूव करता है, तो यहाँ से कितना धागा फ्री हो जाएगा y, और यहाँ से कितना धागा फ्री हो जाएगा y, यहाँ से कितना फ्री हो जाएगा y, और यहाँ से कितना फ्री हो जाएगा y, तो मतलब कितना टोटल धागा फ्री हो गया 4y। अब क्योंकि स्ट्रिंग्स तो टाइट ही रहेंगे ना, टॉट ही रहेंगे, तो जो 4y लेंथ यहाँ से फ्री हुई है वो सारी यहाँ पे एडजस्ट होगी, ठीक है, तो दैट मीन्स 4y इज इक्वल टू 3x। ठीक है, अब व्हाट इज एक्सेलेरेशन ऑफ a,
कैपिटल ए ब्लॉक, कैपिटल बी ब्लॉक। तो इसकी डिस्प्लेसमेंट जब x अमाउंट से होती है, इसकी डिस्प्लेसमेंट जब x अमाउंट से होती है, तो y की डिस्प्लेसमेंट कितनी होती है, a की डिस्प्लेसमेंट कितनी होती है, 3/4 ऑफ x। ठीक है, इसकी डिस्प्लेसमेंट जब x होती है तो इसकी डिस्प्लेसमेंट होती है 3/4 ऑफ x। तो दैट मीन्स अगर इसका हम डबल डेरिवेटिव लें, इसकी एक्सप्रेशन का मैग्नीट्यूड अगर a है टुवर्ड्स राइट, तो इसकी एक्सप्रेशन का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 3/4 ऑफ a। अब ये तो हम निकाल ही चुके हैं, कितना है 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 3/4 करेंगे इसका, तो हाँ, तो 3/4 ऑफ दिस विल बिकम 1.5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर टुवर्ड्स राइट। आसान है, इजी है, ठीक है। तो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट्स लेकर, ओके लेट्स डू वन मोर। इसमें आपको दिया हुआ है कि ये ब्लॉक है, ठीक है, और ये पुलीज हैं ऐसे, ठीक है। अब प्लैंक इज कनेक्टेड टू 3 स्ट्रिंग्स, तो ये प्लैंक है, इसके साथ 3 स्ट्रिंग्स तो कनेक्ट है, ये स्ट्रिंग क्या इससे कनेक्ट नहीं है, तो इसमें लिखा हुआ है कि यहाँ एक मोटर है, मीन्स समथिंग विच इज मूविंग रोटेटिंग लाइक दिस, और वो क्या कर रही है, वो धागे को लपेट रही है, मतलब जो भी यहाँ पे धागा की लेंथ स्लैक होगी वो इसके ऊपर वाइंड हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको, इनका मतलब ये है। चलो एनीवे आगे देखो, is fitted and string is wounded according to the arrangement given that the string is winding on shaft at the speed v। ठीक है, तो स्पीड v का मतलब है that, ठीक है, पर यूनिट टाइम इतनी लेंथ, बिकॉज स्पीड का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस या लेंथ पर यूनिट टाइम, तो पर 1 सेकंड में इतनी लेंथ धागे की इसके ऊपर वाइंड होगी 1 सेकंड में। ठीक है, फाइंड द स्पीड विद द प्लैंक इज गोइंग अप, तो हमें प्लैंक की स्पीड बतानी है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसमें, सेम तरीके से, अब ध्यान से सुनना आर्ग्यूमेंट। सपोज ये यहाँ से x डिस्टेंस ऊपर चला जाता है, ये वाला पॉइंट, दिस पॉइंट, वट एवर यू कॉल दिस पॉइंट एज कैपिटल x, तो अगर ये पॉइंट x डिस्टेंस ऊपर चला जाता है तो इसका मतलब इस पुली का सेंटर हमें क्या चाहिए, कितना नीचे आएगा, बाय द सेम अमाउंट x। तो यहाँ से कितनी धागे की लेंथ स्लैक होगी x, और इधर से कितनी स्लैक होगी x, सो दैट हैज़ टू गेट एडजस्टेड। सो दिस x एंड दिस x दोनों मिलके कितनी होगी 2x, तो वो 2x तो यहाँ पास ऑन होंगे z की तरफ, नहीं, दे हैव टू पास ऑन। लेकिन जब ये x डिस्टेंस ऊपर जाता है तो ये भी x डिस्टेंस ऊपर जाता है, ये भी x डिस्टेंस ऊपर जाता है, तो मतलब ये अगर x डिस्टेंस ऊपर जाता है तो 2x लेंथ तो यहाँ से मिल रही है z पुली को 2x लेंथ तो यहाँ से मिल रही है। ठीक है, और यहाँ से कितनी मिल रही है x, और तो इसको टोटल कितनी लेंथ यहाँ पे एडजस्ट करनी है 3x लेंथ हैज़ टू एडजस्टेड ऑन दिस, गेट एडजस्टेड ऑन दिस साइड। तो क्योंकि ये पूरा ऊपर जा रहा है तो इसको भी ऊपर ही जाना है, नहीं तो ये स्ट्रिंग स्लैक हो जाएगा। ठीक है, ये जो धागा है इसको हमें स्लैक नहीं करना, अगर ये ब्लॉक x अमाउंट से ऊपर जाएगा तो इसको भी स्लैक नहीं करना, इसको भी टॉट रखना है, तो इस पुली का भी x अमाउंट से ऊपर जाना ज़रूरी है। समझ में आ रहा है, इस पुली के सेंटर का भी x अमाउंट से ऊपर जाना ज़रूरी है। अब जब ये x अमाउंट से ऊपर जाएगा तो x ये और x ये 2x यहाँ से भी फ्री हो जाएगी, और ऊपर से कितनी आ रही थी 3x लेंथ, तो ये जो 5x लेंथ है ये सारी इस तरफ पास होगी और वो सारी इस तरफ पास हो गई। ठीक है, लेकिन अब आप एक और चीज़ देखो, क्योंकि ये पूरा प्लैंक ऊपर जा रहा है तो जब ये x अमाउंट से ऊपर जाएगा तो यहाँ से x लेंथ और आएगी, तो 5x तो वहाँ से आ ही रही है और ये x और स्लैक है, तो ये 6x लेंथ टोटल स्लैक आपको मोटर को मिली। मतलब जब ये x डिस्टेंस ऊपर गया तो यहाँ पे आपको टोटल स्लैक लेंथ जो मिली वो 6x मिली। ठीक है, तो अब जो 6x लेंथ मिली, मतलब फाइंड द स्पीड ऑफ द प्लैंक, तो प्लैंक की डिस्प्लेसमेंट और जो आपकी स्लैक लेंथ है थ्रेड की, उनमें क्या रिलेशन है, तो प्लैंक जब x अमाउंट से ऊपर जाता है, प्लैंक जब x अमाउंट से ऊपर जाता है तो स्लैक लेंथ कितनी मिलती है हमें 6x। ठीक है, तो अब इसका डेरिवेटिव अगर हम ले लेंगे, इसका डेरिवेटिव अगर हम ले लेंगे, इसका भी डेरिवेटिव अगर हम ले लेंगे, तो ये आपको पूरी की पूरी चीज़ v दी हुई है। समझ में, ये पता चला आपको, क्योंकि द लेंथ विच इज़ एंटरिंग द मोटर वो 6x है, तो इसके पूरे का रेट ऑफ चेंज आपको v दिया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे भी आप बोल सकते हो, चलो पहले इसको ऐसे ही देख लो। अब ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 6 dx/dt इज इक्वल टू v,
और dx by dt इज दी स्पीड ऑफ द प्लैंक, तो वो v/6 आ जाएगी। तो स्पीड ऑफ द प्लैंक विल बी 1/6। तो एक तो ये आर्ग्यूमेंट है। बाकी अगर आप ऐसे समझना चाहते हो तो ऐसे भी समझ सकते हो। यहाँ हम लिख देते हैं प्लैंक और यहाँ हम लिख देते हैं स्लैक लेंथ। ये जब x लेंथ ऊपर मूव करता है तो प्लैंक में मोटर में 6x लेंथ वाइंड हो जाती है, ठीक है। यानी कि इसका जो इसमें जो लेंथ वाइंड हो रही है उससे 1/6 ये ऊपर जा रहा है। अब ये तो पर सेकेंड टाइम कितनी लेंथ वाइंड कर रहा है v, तो ये पर सेकेंड कितना ऊपर जाएगा उसका 1/6। तो दोनों में से किसी भी तरीके से कर लो, इट इज़ वन एंड द सेम थिंग। आएगा सुन में।